आज हमारे हाथ एक ऐसी किताब लगी है जिसका नाम ही मतलब किसी पहेली जैसा लगता है। मुझे पढ़ो, मैं जादुई हूँ, मुझे खोलो और मैं प्यार के 12 रहस्य उजागर करूंगी। अब ये सुनने में किसी फैंटेसी नॉवल जैसा लग सकता है, पर ये असल में लेखिका एलिंका रुटकॉफ्स्का की एक गाइड है और ये दावा करती है कि हमारे पास अपनी हकीकत को, अपनी रियलिटी को बदलने की ताकत है। तो आज का हमारा मिशन सीधा है। क्या सच में हम अपनी हकीकत खुद बना सकते हैं या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली सोच है? बिल्कुल। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ फिलॉसफी पर आकर रुक नहीं जाती। हाँ? ये एक वर्कशॉप मैनुअल की तरह है। इसमें 24 मतलब 24 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज है। अच्छा। जो पाठक को इन आइडियाज को आजमाने के लिए कहती हैं। तो ये सिर्फ क्या सोचना है नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है पर फोकस करती है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले के पहले कदम से शुरू करते हैं। किताब कहती है कि सब कुछ शुरू होता है जागरूकता से, अवेयरनेस से। हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही सरल सी एक्सरसाइज है। दिन में कभी भी रुककर खुद से 7 सवाल पूछने हैं। पहले 5 तो हमारी इंद्रियों से जुड़े हैं। मुझे क्या दिख रहा है, मैं क्या सुन रही हूँ, सही है। मुझे किस चीज की महक आ रही है, मेरे मुंह में किस चीज का स्वाद है और मैं क्या छू रही हूँ। हाँ, और ये पहले 5 सवाल मतलब बहुत चालाकी से डिजाइन किए गए हैं। कैसे? ये हमें फौरन अतीत या भविष्य की चिंताओं से निकालकर वर्तमान में प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। अच्छा। ये हमें हमारे शरीर में वापस ले आते हैं। लेकिन किताब के मुताबिक असली जादू या कहें कि असली काम वो आखिरी 2 सवालों से शुरू होता है। 1 मिनट, यहीं पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। पहले 5 सवाल तो ठीक है, आसान है, लेकिन छठा सवाल है मैं क्या सोच रही हूँ। हाँ, ये तो अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। हमारे दिमाग में तो हर वक्त मतलब विचारों का एक ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इस शोर में से उस एक असली विचार को कैसे पहचाने? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर किताब हमें अपने दूसरे टूल की तरफ ले जाती है, जो कि ध्यान, मेडिटेशन। किताब ध्यान को खुद को दिया जा सकने वाला सबसे बड़ा तोहफा कहती है। और इसलिए नहीं कि ये कोई रहस्यमयी चीज है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमें अपने विचारों का ऑब्जर्वर बनना सिखाती है। ऑब्जर्वर मतलब दर्शक? बिल्कुल। ध्यान का मकसद विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बिना जज किए देखना है। ठीक वैसे ही जैसे आप ट्रैफिक को सड़क के किनारे खड़े होकर देखते हैं। आप ट्रैफिक का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ उसे देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। यही अभ्यास हमें उस एक असली विचार को पकड़ने की काबिलियत देता है। अच्छा, तो ध्यान एक तरह से हमारे दिमाग के लिए जिम जैसा है, जहां हम अपने जागरूकता वाले मसल को ट्रेन करते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इसके पीछे तो ठोस विज्ञान भी है, जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है। हाँ, और विज्ञान वाला हिस्सा वाकई हैरान करने वाला है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी का जिक्र है, जिसमें MRI स्कैन से पता चला कि ध्यान हमारे दिमाग के उन हिस्सों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब पाचन, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन। एग्जैक्टली। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये स्टडी दिखाती है कि ध्यान के जरिए हम इन अनैच्छिक क्रियाओं पर भी असर डाल सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। UCLA की एक और स्टडी है। हाँ, उसमें पाया गया कि जो लोग लंबे समय से ध्यान कर रहे थे, उनके ब्रेन में ग्रे मैटर, दिमाग का वो हिस्सा जो प्रोसेसिंग करता है, हाँ, वो उन जगहों पर ज्यादा था जो इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका मतलब ये सिर्फ शांत महसूस करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये सचमुच आपके दिमाग के हार्डवेयर को बदल रहा है ताकि आप इमोशन से बेहतर तरीके से निपट सकें। तो पहला कदम साफ है, जागरूकता और ध्यान। इनसे अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बने। बिल्कुल। एक बार जब आप ये देख पाते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, तब किताब कहती है कि अगला कदम उस अंदरूनी दुनिया की ऊर्जा को बदलना है। और इसके लिए सबसे शक्तिशाली टूल है कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड। हाँ, तो एक बार जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं, तो फिर उन्हें बदलना शुरू करते हैं। और ये कृतज्ञता वाला आइडिया सिर्फ थैंक यू बोलने से कहीं ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा गहरा है। सोर्स इसे क्वांटम फिजिक्स से जोड़ता है। क्वांटम फिजिक्स? वो कैसे? किताब का तर्क ये है कि हर चीज, हर विचार, हर भावना एक खास वाइब्रेशनल एनर्जी पर काम करती है। ओके। इसे एक रेडियो की तरह समझिए। जब आप गुस्सा, डर या जलन महसूस करते हैं तो आप एक लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन पे ट्यून होते हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप अचानक एक हाई फ्रीक्वेंसी स्टेशन पे आ जाते हैं। और आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं वैसी ही चीजें अपनी ओर खींचते हैं। बिल्कुल। तो कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है,
ये आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने का एक टूल है। इसमें प्राचीन हवाईयन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, अलोहा की भावना, हाँ, अलोहा। जिसका मतलब सिर्फ हेलो या गुड बाय नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है वर्तमान में जीवन ऊर्जा को खुशी खुशी साझा करना। और उनका एक सीक्रेट था। हाँ, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हर व्यक्ति और हर चीज को आशीर्वाद दें। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब अगर आपको पैसा चाहिए तो हर अमीर इंसान को मन ही मन आशीर्वाद दें। अगर आपको प्यार चाहिए तो हर खुश जोड़े को आशीर्वाद दें, ताकि और ज्यादा ऊर्जा आपके माध्यम से बह सके। और इस आइडिया को एक वैज्ञानिक आधार देने के लिए सोर्स में डॉक्टर मसारू एमोटो के पानी के क्रिस्टल्स पर किए गए प्रयोगों का जिक्र है। हाँ, वो मशहूर प्रयोग। मैं मानता हूँ जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। मुझे भी। लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत शक्तिशाली है। डॉक्टर इमोटो ने पानी को अलग अलग शब्दों, विचारों और संगीत के संपर्क में रखा और फिर उसे जमा कर उसके क्रिस्टल्स की तस्वीरें ली। और नतीजे तो चौंकाने वाले थे। बिल्कुल। जब पानी को थैंक यू या लव जैसे शब्दों के संपर्क में लाया गया तो उसने खूबसूरत हीरे जैसे क्रिस्टल बनाए। लेकिन जब उसे तुम मुझे बीमार करते हो जैसे नेगेटिव वाक्यों के संपर्क में लाया गया तो क्रिस्टल बदसूरत, टूटे फूटे और बिखरे हुए बने। अब सोचिए, एक वयस्क इंसान का शरीर लगभग 70% पानी है। ओह, सचमुच मॉलिक्यूलर लेवल पर बदल रहे हैं। हाँ, हमारे शरीर के पानी की संरचना को बदल रहे हैं। कृतज्ञता हमारे अंदर सुंदर क्रिस्टल बना रही है और नफरत उसे बिगाड़ रही है। अच्छा, तो जब कोई कहता है कि मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है? किताब के हिसाब से तो नहीं है। शायद हम सचमुच अपने शरीर के 70% पानी की आणविक संरचना में गड़बड़ी महसूस कर रहे हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। तो अब तक हमने 2 कदम देखे, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना और फिर कृतज्ञता के जरिए अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि इस हाई फ्रीक्वेंसी का लक्ष्य क्या है? और यहाँ हम किताब के सबसे मुख्य विषय पर आते हैं, प्यार। हाँ, लव। और ये किसी भी तरह के प्यार की बात नहीं कर रही, बल्कि बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव की बात कर रही है। ऐसा प्यार जो किसी के काम या बर्ताव पर निर्भर नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है। किताब कहती है कि दूसरों को बिना शर्त प्यार देने से पहले आपको ये खुद को देना होगा। बिल्कुल। हवाई जहाज वाले ऑक्सीजन मास्क का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। हाँ, आपात स्थिति में दूसरों की मदद करने से पहले आपको अपना मास्क लगाना होता है। और ये साफ करना बहुत जरूरी है कि किताब के मुताबिक आत्म प्रेम का मतलब घमंड या स्वार्थ नहीं है। नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हैं। इसका मतलब ये स्वीकार करना है कि आप अपनी सभी कमियों के बावजूद प्यार और सम्मान के लायक हैं। किताब कहती है कि आप प्रकाश का एक दिव्य प्राणी हैं, अद्वितीय और अनमोल। हाँ, जब आप इस सच को मान लेते हैं तो आपकी ऊर्जा की वाइब्रेशन अपने आप सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। तब आप एक विशाल मैनिफेस्टिंग चुंबक बन जाते हैं। प्यार और रिश्तों के बारे में किताब कुछ आम धारणाओं को भी तोड़ती है, जैसे ये मिथक कि सच्चे रिश्तों में कभी लड़ाई नहीं होती या प्यार काफी है। हाँ, किताब कहती है कि टकराव असल में रिश्ते के विकास के लिए जरूरी है। और ये मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के प्रेम के त्रिकोणीय सिद्धांत का भी हवाला देती है। हाँ, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि संपूर्ण प्रेम के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से? हाँ, अंतरंगता मतलब इंटीमेसी, दोस्ती और भावनात्मक जुड़ाव। फिर है जुनून, पैशन मतलब रोमांटिक और शारीरिक आकर्षण। और तीसरा है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट मतलब साथ रहने का फैसला। अच्छा। और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन 7 तरह के प्यार बनाते हैं। तो अब तक का सफर देखें जी। जागरूकता से विचारों को पकड़ा, कृतज्ञता से उनकी ऊर्जा बदली और आत्म प्रेम से उस ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर सेट किया। ये सब हमें कहानी के सबसे बड़े और सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाता है, वास्तविकता का निर्माण, रियलिटी क्रिएशन। बिल्कुल। और यहाँ किताब एक प्राचीन मिस्र की फिलॉसफी से प्रेरित होती है जिसे हर्मेटिक सिद्धांत कहते हैं। हर्मेटिक सिद्धांत था। इसमें 7 सिद्धांत हैं, लेकिन किताब पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत पर फोकस करती है, मानसिकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म। इसका सार क्या है? इसका सार एक लाइन में है, ब्रह्मांड मानसिक है, द यूनिवर्स इज मेंटल। ये सुनने में बहुत बड़ा और भारी भरकम लगता है। ब्रह्मांड मानसिक है, इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये सिद्धांत कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल जीवित मन की तरह है। एक मन? हाँ, हर चीज, हर ग्रह, हर इंसान उस विशाल मन के अंदर एक विचार की तरह है। और जैसे आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं,
वैसे ही हमारे सामूहिक विचार इस ब्रह्मांड की हकीकत को चलाते हैं। एग्जैक्टली। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारे अपने विचार भी उस विशाल मन का हिस्सा हैं और उनमें उस बड़ी हकीकत पर असर डालने की ताकत है। वाह, ये तो फिलोसफी से सीधा साइंस फिक्शन में ले जाता है। लेकिन किताब इसे सिर्फ फिलोसफी कहकर नहीं छोड़ती। नहीं, वो इसे क्वांटम फिजिक्स के सबसे प्रसिद्ध और अजीब प्रयोगों में से एक से जोड़ती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल। और ये कनेक्शन ही इस किताब को इतना दिलचस्प बनाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट है क्या? आसान शब्दों में कल्पना कीजिए कि आप एक दीवार पर पेंट की गोलियां फेंक रहे हैं जिसमें 2 समानांतर दरारें हैं। दीवार के पीछे एक स्क्रीन है। ठीक है। आप उम्मीद करेंगे कि स्क्रीन पर 2 लाइनों में पेंट के निशान बनेंगे, ठीक उन दरारों के पीछे। और जब आप कंकड़ जैसी बड़ी चीजें फेंकते हैं तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब वैज्ञानिक यही प्रयोग बहुत छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं तो कुछ अजीब होता है। क्या होता है? अगर वे यह देखने की कोशिश नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन किस दरार से गुजरा, तो स्क्रीन पर 2 लाइनों के बजाय कई लाइनों का एक पैटर्न बनता है। लहर जैसा? हाँ, बिल्कुल एक लहर जैसा। ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन एक कण नहीं बल्कि एक लहर की तरह दोनों दरारों से एक साथ गुजर गया। और यहाँ आता है सबसे दिमाग घुमा देने वाला हिस्सा, है ना? हाँ, जैसे ही वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए एक डिटेक्टर लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस दरार से गया, इलेक्ट्रॉन अपना व्यवहार बदल लेता है। मतलब? वो लहर की तरह व्यवहार करना बंद कर देता है और एक कण की तरह व्यवहार करने लगता है और स्क्रीन पर सिर्फ 2 लाइनें बनती हैं। सिर्फ देखने का काम, द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ही नतीजों को बदल देता है। हाँ। एक मिनट, तो क्या किताब ये कह रही है कि जो जागरूकता वाली एक्सरसाइज थी, मैं क्या सोच रही हूँ, वो असल में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है? क्या हम अपने अनगिनत संभावित विचारों की लहर को देखकर उसे एक ठोस कण यानी एक हकीकत में बदल रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही किताब का सबसे बड़ा दावा है। वो कहती है कि अवलोकन का कार्य संभावना को वास्तविकता में बदल देता है। वाह! जब तक आप अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते, वे संभावनाओं का एक बादल होते हैं। जिस पल आप एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उसे चुनते हैं, आप उसे ऊर्जा देते हैं और आप उसे अपनी वास्तविकता का हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी सीमाएं शारीरिक नहीं बल्कि केवल मानसिक है। बिल्कुल। किताब कहती है आप अपनी खुद की वास्तविकता बनाते हैं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो ये एक फॉर्मूला जैसा लगता है। हाँ। अपने जीवन को बदलने का सफर अंदर से शुरू होता है। ये एक साधारण जागरूकता अभ्यास से शुरू होता है ताकि आप अपने विचारों को देख सकें। पहला कदम। फिर यह कृतज्ञता की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करता है ताकि आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकें। दूसरा कदम। ये आत्म प्रेम को अपना लक्ष्य बनाता है ताकि आप उच्चतम फ्रीक्वेंसी पर काम करें और अंत में ये इस समझ तक पहुंचता है कि आपके विचार ही वो ऑब्जर्वर हैं जो आपके आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों से कहीं ज्यादा गहरा है। पॉजिटिव सोचना पैसिव हो सकता है। हाँ, ये एक्टिव है। ये अपनी वास्तविकता को सक्रिय रूप से रचने का, उसे डिजाइन करने का एक खाका है। ये आपको ड्राइवर की सीट पर बिठाता है, न कि पैसेंजर की। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और ये हमें एक आखिरी और भी गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। हाँ, क्योंकि अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात कर ही रहे हैं तो सोर्स में एक और सिद्धांत का जिक्र है, मैनी वर्ल्ड्स, कई दुनियाओं की व्याख्या। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि हर क्वांटम संभावना असल में एक समानांतर ब्रह्मांड में एक वास्तविकता है। मतलब मेरे हर छोटे बड़े फैसले से एक नया ब्रह्मांड बनता है? इस सिद्धांत के अनुसार हाँ, एक ब्रह्मांड है जहां आपने आज सुबह कॉफी पी और एक और है जहां आपने चाय पी। अनगिनत ब्रह्मांड जिनमें आपकी जिंदगी के हर संभव नतीजे मौजूद हैं। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। तो सोचने के लिए अंतिम विचार ये है, यदि मैनी वर्ल्ड्स का सिद्धांत सच है तो अपनी वास्तविकता बनाने का क्या मतलब है? क्या हम उसे शून्य से एक खाली कैनवस पे बना रहे हैं, या हम बस ये चुन रहे हैं कि पहले से मौजूद अनगिनत वास्तविकताओं में से किसका अनुभव करना है? क्या हमारे विचार एक नया ब्रह्मांड बना रहे हैं या वे सिर्फ हमारे रेडियो के ट्यूनर की तरह हैं? हाँ, जो हमें उस ब्रह्मांड वाले स्टेशन पर ले जाते हैं जो हमारे विचारों से पहले से ही मेल खाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है।